मोर ने बताया, अगर 2 महीने में अमीर बनना है तो आज से ही शुरू कर दो ये 8 काम। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त इतनी तेजी से क्यों गुजरता है? साल दर साल बीतते जाते हैं, लेकिन जेब का हाल नहीं बदलता। वही पुरानी जद्दोजहद, वही उधारी, वही महीने की पहली तारीख का डर और वही खाली हाथ रह जाने का खौफ। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब या तो आर होगा या पार होगा। जब इंसान अपनी गरीबी, अपनी बेबसी और अपनी नाकामियों से इतना थक जाता है कि उसे रातों को नींद आना बंद हो जाती है। आप भी शायद उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और आप वही के वही रह गए हैं। आपके साथ वाले गाड़ियां बदल रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और आप आज भी पेट्रोल के दाम और सब्जी के भाव पर अटक जाते हैं। ये दर्द कोई नहीं समझता, ये वो खामोश चीख है जो आपके सीने में दफन है। आप चिल्लाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप नाकाबिल नहीं हैं, बस आपका वक्त खराब चल रहा है। लेकिन दुनिया दलीलों पर नहीं, नतीजों पर भरोसा करती है। आज आप जिस वीडियो को सुन रहे हैं, ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद आपको अपना अक्स दिखाई देगा। ये उन सवालों का जवाब है जो आप हर रोज भगवान की मूरत के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? आखिर अमीर बनने का वो कौन सा राज है जो मुझसे छुपा हुआ है? अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या वाकई 2 महीने में जिंदगी बदल सकती है, तो इसका जवाब आपको इस सफर के अंत में मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे, अपने भीतर के उस शोर को शांत करना होगा जो आपको हर वक्त डराता रहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो कुदरत ने अपने आगोश में छुपा रखा है। एक ऐसा रहस्य जो एक मोड़ के माध्यम से दुनिया के सामने आया, एक ऐसा ज्ञान जो सदियों से मौजूद था, लेकिन हमारी आंखों पर चढ़ी लालच और जल्दबाजी की पट्टी ने हमें उसे देखने नहीं दिया। हम अक्सर बाहर की दुनिया में खजाने ढूंढते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, शॉर्टकट तलाशते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे कीमती खजाने अक्सर सबसे शांत जगहों पर और सबसे सरल जीवों के पास छिपे होते हैं। आज की ये प्रस्तुति आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां आपको सिर्फ धन कमाने का तरीका नहीं, बल्कि धन को अपनी तरफ आकर्षित करने का विज्ञान समझ आएगा। ये एक मानसिक यात्रा है, एक रूहानी अनुभव है जो आपकी सोच की जड़ों को हिलाकर रख देगा। डर, घबराहट और अनिश्चितता को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में और आने वाले 1 घंटे में आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। बस जरूरत है तो एक अटूट विश्वास की, उस विश्वास की जो टूटे हुए इंसान को भी पहाड़ हिलाने की ताकत देता है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां तर्क खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर, जहां कंक्रीट के जंगल खत्म होते थे और कुदरत का असली साम्राज्य शुरू होता था, वही एक पुराना वीरान सा कस्बा था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वक्त की धूल ने उसे धुंधला कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे वहां रहने वाले एक नौजवान की किस्मत धुंधली पड़ चुकी थी। उस नौजवान का नाम था विक्रम। विक्रम की उम्र अभी बमुश्किल 32 साल थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसे 50 साल का बुर्जुग दिखाते थे। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जवान आदमी की आंखों में होनी चाहिए, बल्कि एक गहरा खालीपन था, एक ऐसी उदासी जो देखने वाले को भी मायूस कर दे। विक्रम अपने घर की छत पर बैठा सूनी आंखों से ढलते हुए सूरज को देख रहा था। सूरज का लाल रंग उसे अपने हालातों जैसा लग रहा था, डूबता हुआ, खत्म होता हुआ। विक्रम के पास अब कुछ नहीं बचा था। पिछले 2 सालों में उसने जो कुछ भी शुरू किया वो मिट्टी में मिल गया। उसने अपने पिता की जमा पूंजी लगाकर एक दुकान शुरू की, वो 6 महीने में बंद हो गई। उसने कर्ज लेकर शेयर बाजार में हाथ आजमाया, वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। और अब हाल ये था कि उसके घर के दरवाजे पर रोज सुबह कर्जदारों की दस्तक होती थी, वो दस्तक जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी।
उसे अपनी पत्नी और बच्चों से नजरें मिलाने में शर्म आती थी। उसकी पत्नी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब खामोश रहने लगी थी। घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट तो होती थी, लेकिन हंसी की आवाज गूंजे हुए जमाना हो गया था। विक्रम को याद था आज सुबह का वो मंजर जब उसकी 6 साल की बेटी ने उससे स्कूल की पिकनिक के लिए 500 रुपए मांगे थे और विक्रम को ये झूठ बोलना पड़ा था कि उसके पास अभी खुले पैसे नहीं हैं, जबकि सच तो ये था कि उसकी जेब में 10 रुपए का एक नोट भी नहीं था। उस नन्ही सी जान के मायूस चेहरे ने विक्रम को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगा जैसे वो एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में और एक इंसान के रूप में पूरी तरह फेल हो चुका है। रात गहरा रही थी, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे, लेकिन विक्रम के जीवन में सिर्फ अंधेरा था। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो अक्सर कमजोर पलों में इंसान कर बैठता है। उसने सोचा कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि वो सब कुछ खत्म कर दे। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न वो होगा और न ये रोज रोज का तकादा होगा। यही सोचते हुए विक्रम उठा। उसके कदम भारी थे, जैसे उसके पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, घर के आंगन को एक आखिरी बार देखा। उसकी पत्नी शायद अंदर सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। उसने दबे पांव घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे कोई महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिमाग सुन्न था, वो बस चलता जा रहा था, शहर की सीमा की ओर, उस तरफ जहां एक गहरी नदी बहती थी और उसके किनारे घना जंगल था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, वहां जंगली जानवरों का बसेरा है। लेकिन जिसे अपनी जान की ही परवाह न हो, उसे जानवरों का क्या डर। विक्रम चलते चलते शहर की बत्तियां पीछे छोड़ चुका था। अब उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और झिंगुरों की आवाज। कच्चे रास्ते पर उसके जूतों की आवाज भी उसे डरावनी लग रही थी। करीब 1 घंटे चलने के बाद वो उस जंगल के किनारे पहुंच गया। सामने घना अंधेरा था। पेड़ों की डालियां ऐसे झुक रही थी जैसे उसे वापस जाने का इशारा कर रही हों। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वो जंगल के अंदर दाखिल हो गया। उसका मकसद था उस पुरानी पहाड़ी के ऊपर जाना जहां से नदी का बहाव सबसे तेज था। उसने सुना था कि वहां से गिरकर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। जंगल घना होता गया, रास्ता मुश्किल होता गया। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके पैरों में खरोंचे आई, लेकिन शारीरिक दर्द उसके मानसिक दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। अचानक विक्रम को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने रुककर चारों तरफ देखा, लेकिन घने अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट मिली। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। मौत के करीब जाकर इंसान को अक्सर वहम होने लगते हैं। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही मधुर और सम्मोहक आवाज सुनाई दी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी और न ही किसी आम जानवर की। ये एक ऐसी आवाज थी जो सीधे उसकी रूह में उतर गई। क्यों क्यों? ये एक मोर की पुकार थी। लेकिन इतनी रात गए? मोर तो दिन के उजाले के पंछी होते हैं। वो रात के इस पहर में क्यों बोलेगा? विक्रम के कदम ठिठक गए। जिज्ञासा ने एक पल के लिए उसके दुख पर काबू पा लिया। वो आवाज जिस दिशा से आ रही थी, विक्रम अनजाने में उसी तरफ खिंचा चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खुला मैदान है, जहां ऊपर आसमान से चांद की चांदनी सीधे जमीन पर गिर रही थी और उस दूधिया रोशनी के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी और उस पेड़ की सबसे नीची डाल पर एक अद्भुत दृश्य था। वहां एक विशाल मोर बैठा था, लेकिन ये कोई साधारण मोर नहीं था। चांद की रोशनी में उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर हीरे जड़े हों। उसकी कलगी सोने की तरह दमक रही थी और उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि वो पेड़ से नीचे जमीन तक लटक रही थी।
विक्रम ने अपनी जिंदगी में मोर तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा तेजस्वी और अलौकिक मोर उसने कभी नहीं देखा था। उस मोर की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो विक्रम के आर पार देख रहा हो, जैसे वो विक्रम के अतीत, वर्तमान और भविष्य सबको एक साथ पत रहा हो। विक्रम मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। वो भूल गया कि वो यहां मरने आया था। वो बस उस मोर को देखता रहा। तभी उस मोर ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उस सन्नाटे में एक भारी आवाज गूंजी, जो कानों से नहीं बल्कि सीधे विक्रम के दिमाग में सुनाई दी, जैसे कोई टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा हो। भागना कायरों का काम है विक्रम, और जो अपनी ही परछाई से डर जाए, वो कभी भी वो नहीं पा सकता जो उसके नसीब में लिखा है। विक्रम को एक झटका लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने घबराकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं बोल रहा। कौन कौन बोल रहा है? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? विक्रम चिल्लाया। जवाब में वो मोर पेड़ की डाल से नीचे उतरा। उसके उतरने का अंदाज इतना शाही था जैसे कोई सम्राट अपने सिंहासन से उतरा हो। उसने अपने पंख फैलाए और एक हल्की सी सरसराहट हुई। फिर वही आवाज विक्रम के जहन में गूंजी, नाम तो इंसानों की पहचान है, रूहों का कोई नाम नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारी जेब खाली है, लेकिन तुम्हारा मन उससे भी ज्यादा खाली है। तुम उस नदी में कूदकर अपनी कहानी खत्म करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिस दौलत के लिए तुम अपनी जान देने जा रहे हो, वो तुम्हारे आसपास ही बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें उसे समेटने का हुनर नहीं आता। विक्रम के पसीने छूट रहे थे। ये सब किसी सपने जैसा था। तुम एक मोर हो। तुम कैसे बोल सकते हो? क्या मैं पागल हो गया हूं? विक्रम घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, शायद मैं पागल हो गया हूं। गरीबी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उस मोर ने अपनी चोंच से एक चमकता हुआ पत्थर विक्रम की तरफ सरकाया। वो पत्थर चांद की रोशनी में नीली आभा बिखेर रहा था। पागलपन और ज्ञान के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है विक्रम। मोर की आवाज फिर गूंजी। तुम अमीर बनना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी पिकनिक पर जाए, तुम्हारी पत्नी का इलाज हो? तुम चाहते हो कि वो सारे लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल तुम्हें सलाम करें? विक्रम ने भींगी आंखों से ऊपर देखा। उसकी हताशा अब एक अजीब सी उम्मीद में बदल रही थी। मैं सब कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास रास्ते नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। मैं हार चुका हूं। मोर ने अपने पंखों को हल्का सा फड़फड़ाया। वक्त इंसान का बनाया हुआ भ्रम है, और पूंजी मेहनत से नहीं, मानसिक स्थिति से पैदा होती है। तुम 2 साल से भाग रहे हो और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। अगर तुम मुझे अपने जीवन के अगले 60 दिन यानी सिर्फ 2 महीने देने को तैयार हो और उन नियमों का पालन करने को तैयार हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो जिस नदी में तुम डूबने आए हो, वो नदी खुद अपनी दिशा बदलकर तुम्हारे घर की तरफ बहेगी। विक्रम हैरान था। ये सब अकल्पनीय था, लेकिन मरता क्या न करता, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। हे दिव्य आत्मा, आप जो भी हैं, अगर आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मैं तैयार हूं। मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं 2 महीने तो क्या, पूरी जिंदगी मेहनत करने को तैयार हूं। बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मोर की आंखों में एक चमक आई। मेहनत तो गधा भी करता है विक्रम, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं बनता। राजा शेर बनता है, जो सही वक्त पर सही वार करता है। अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं, सही काम और सही त्याग की जरूरत होती है। मैं तुम्हें वो 8 काम बताऊंगा जो देखने में साधारण लगेंगे, लेकिन उनमें वो शक्ति है जो रंग को राजा बना देती है। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? विक्रम ने हामी भरी। मैं तैयार हूं। उस घने जंगल में जहां मौत का सन्नाटा था, वहां अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। मोर ने अपनी बात शुरू की। ध्यान से सुनना विक्रम, क्योंकि ये 8 काम कोई जादू टोना नहीं है। ये प्रकृति के वो नियम है
जिन्हें अमीर लोग अनजाने में या जानबूझकर अपनाते हैं, और गरीब लोग इन्हें नजरअंदाज करके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। विक्रम की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े खजाने की चाबी के करीब है। उसने अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, उस मोर की एक एक बात को अपने दिमाग में उतारने के लिए। मोर की वो भारी और रहस्यमयी आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई सीधे विक्रम के दिल में उतर रही थी। विक्रम की आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो सांस रोके उस दिव्य पक्षी के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। मोर ने अपनी गर्दन को शाही अंदाज में ऊपर उठाया और विक्रम की आंखों में झांकते हुए बोला, विक्रम, दुनिया तुम्हें बताती है कि पैसा कमाने के लिए दिन रात गधों की तरह खटना पड़ता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अमीर बनने की शुरुआत तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे दिमाग से होती है। विक्रम थोड़ा असमंजस में था। उसने दबी जुबान से पूछा, लेकिन सिर्फ सोचने से अगर दौलत आती तो आज हर भिखारी राजा होता। मोर की आंखों में एक चमक कौंधी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, यही तुम्हारी भूल है। तुम सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ चिंता करते हो, और चिंता चिता समान होती है। अगर तुम अगले 60 दिनों में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो पहला काम तुम्हें आज और अभी से करना होगा। मोर ने अपने पंखों को समेटा और बेहद गंभीर स्वर में कहा, पहला काम है अपनी जुबान और अपने विचारों से गरीबी शब्द को हमेशा के लिए मिटा देना। तुम सुबह उठते ही खुद से क्या कहते हो कि मेरी किस्मत फूटी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बर्बाद हो गया हूं। याद रखना विक्रम, ये ब्रह्मांड एक विशाल आईने की तरह है। तुम जो इसे बोलोगे ये वही तुम्हें कई गुना करके वापस लौटा देगा। जब तुम दिन भर अपनी कमी का रोना रोते हो तो तुम कुदरत को ये संदेश भेजते हो कि तुम्हें कमी ही पसंद है। विक्रम को झटका लगा, ये सच था। पिछले 2 सालों से उसने एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया था जब उसने अपनी बदनसीबी को नहीं कोसा हो। वो अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, यहां तक कि खुद से भी सिर्फ अपनी कंगाली की बातें करता था। उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में अपनी गरीबी को खुद ही न्योता दे रहा था। तो मुझे क्या करना होगा? विक्रम ने बच्चों जैसी मासूमियत से पूछा। मोर ने उत्तर दिया, आज के बाद चाहे तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी न हो, तुम्हारी जुबान पर शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाचारी का ढिंढोरा पीटना बंद करना होगा। ये अमीर बनने का पहला और सबसे मुश्किल नियम है, क्योंकि जब तुम अपनी मुसीबतों के बारे में बात करना बंद कर देते हो तो तुम उन मुसीबतों को ऊर्जा देना बंद कर देते हो। विक्रम ने गहरा कश लिया। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ हल्का हो रहा है। उस वीरान जंगल में उसे पहली बार लगा कि शायद गलती उसकी मेहनत में नहीं, उसके नजरिए में थी। मोर ने बात आगे बढ़ाई, दूसरा काम जो तुम्हें कल सूरज निकलने से पहले करना है वो है स्पष्टता। तुम अमीर बनना चाहते हो, पर कितना अमीर? तुम्हारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुम बस बहुत सारा पैसा चाहते हो, लेकिन कुदरत को बहुत सारा समझ नहीं आता, उसे सटीक गिनती चाहिए। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। मोर ने अपनी चोंच से जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा, घर जाकर एक कोरा कागज उठाना और उस पर वो सटीक रकम लिखना जो तुम्हें अगले 2 महीनों में चाहिए। 1 रुपए कम नहीं, 1 रुपए ज्यादा नहीं। और उसके नीचे ये भी लिखना कि उस पैसे के बदले तुम दुनिया को अपनी कौन सी सेवा या हुनर दोगे, क्योंकि मुफ्त में इस दुनिया में सांस भी नहीं मिलती। विक्रम, दौलत लेन देन का खेल है। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने कभी इतना स्पष्ट सोचा ही नहीं था। वो हमेशा कर्ज चुकाने के बारे में सोचता था, कमाने के बारे में नहीं। मोर ने उसे वो मंत्र दिया था जो बड़े बड़े व्यापारी भी अक्सर भूल जाते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता। रात काफी बीत चुकी थी। चांद अब बादलों के पीछे छिपने लगा था। मोर ने विक्रम की ओर एक तीखी नजर डाली। जाओ विक्रम, रात ढलने वाली है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक तपस्या है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो वही पुरानी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, वही तकादा करने वाले लोग, वही खाली राशन का डिब्बा।
लेकिन तुम्हें अपने भीतर के राजा को जगाकर रखना होगा। अगर तुम अपने पुराने धर्रे पर लौटे तो मैं और मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए महज एक सपना बनकर रह जाएंगे। इतना कहकर वो मोर धीरे धीरे पीछे हटा और बरगद के पेड़ की घनी छाया में विलीन हो गया। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां अब सिर्फ हवा का शोर था। वो जादुई मोर ओझल हो चुका था, लेकिन उसके शब्द विक्रम के सीने में आग की तरह धधक रहे थे। विक्रम जब जंगल से बाहर निकला तो पूर्व दिशा में हल्का उजाला होने लगा था। वो पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन उसके शरीर में थकान का नामो निशान नहीं था। एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे चला रही थी। वो तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। जब वो अपनी गली में पहुंचा तो उसने देखा कि सन्नाटा छाया हुआ है। कुत्ते सो रहे थे और घरों की बत्तियां बुझी हुई थी। उसने अपनी जेब टटोली, चाबी निकाली और घर का दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी पर पड़ी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसकी पत्नी और बच्ची अभी भी गहरी नींद में थे। कमरे में वही सीलन की बास थी, वही पुराना फर्नीचर था। लेकिन आज विक्रम को यह सब देखकर घबराहट नहीं हुई, बल्कि एक संकल्प जागा कि इसे बदलना है। उसने मोर की दूसरी बात याद की। उसने दराज से एक पुरानी डायरी निकाली और एक पेन ढूंढा। वो रसोई की मध्यम रोशनी में बैठ गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और पन्ने पर सबसे ऊपर लिखा, आज से 60 दिन बाद मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे। ये लिखते ही उसे अजीब सा लगा। उसका तार्किक दिमाग हंसा, पागल है क्या? 5 लाख? तेरे पास 500 रुपए नहीं है। लेकिन उसने अपने दिमाग के उस शोर को शांत किया और नीचे लिखा, इसके बदले में मैं अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से लोगों की समस्या हल करूंगा। उसने ये नहीं लिखा कि वो क्या काम करेगा, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी नीयत लिख दी। ये उसका दूसरा कदम था। अभी वो डायरी बंद ही कर रहा था कि तभी बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। सुबह के 4:30 बजे कौन हो सकता है? क्या पुलिस या कोई लेनदार? पुरानी आदत के अनुसार उसका पहला विचार था कि छिप जाए, बत्ती बुझा दे और दिखाए कि घर में कोई नहीं है। लेकिन तभी मोर की आवाज उसके कानों में गूंजी, भागना कायरों का काम है। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने डायरी को मेज पर रखा और सीधा खड़ा हो गया। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने दूध वाला खड़ा था, जिसका 3 महीने का हिसाब बाकी था। वो गुस्से में लग रहा था। विक्रम बाबू, आज तो हिसाब करना ही पड़ेगा, वरना मैं दूध बंद कर रहा हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। पहले वो नजरें झुकाकर गिड़गिड़ाता था, लेकिन आज विक्रम की आंखों में एक ठहराव था। उसने शांत आवाज में कहा, काका, आपका एक एक पैसा मिलेगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं भाग नहीं रहा हूं, लेकिन आज से आप मेरा दूध बंद कर दीजिए। दूध वाला हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि विक्रम हाथ पैर जोड़ेगा, लेकिन यहां तो तेवर ही बदले हुए थे। विक्रम ने आगे कहा, जब तक मैं पिछला हिसाब चुकता न कर दूं, मैं नया कर्ज नहीं बढ़ाऊंगा। ये मेरा उसूल है। दूध वाला कुछ पल तक विक्रम को देखता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ चला गया। विक्रम ने दरवाजा बंद किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये डर की धड़कन नहीं थी, ये जीत की पहली धड़कन थी। उसने एक छोटी सी लड़ाई जीत ली थी। उसने सच का सामना किया था। विक्रम वापस कमरे में आया। अब उसे तीसरा काम शुरू करना था। मोर ने उसे जाते जाते एक और इशारा किया था, जो अब उसे समझ आ रहा था, वक्त की कद्र। विक्रम ने तय किया कि वो अब दोबारा बिस्तर पर नहीं जाएगा। वो नहाया और पूजा के कमरे में गया। उसने सालों बाद अगरबत्ती जलाई। वो भगवान से मांगने नहीं गया था, बल्कि धन्यवाद देने गया था कि उसे एक रास्ता मिला। जब वो बाहर आया तो उसकी पत्नी जाग चुकी थी। वो विक्रम को इतनी सुबह नहाया धोया और तैयार देखकर हैरान थी। आज कहीं जाना है क्या? पत्नी ने पूछा, उसकी आवाज में वही पुरानी चिंता थी। विक्रम ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी पत्नी ने सालों से नहीं देखी थी। हाँ, किस्मत बदलने जाना है, उसने कहा और घर से निकल गया।
बाहर दुनिया जाग रही थी, लेकिन विक्रम आज दुनिया से एक कदम आगे था। वो बाजार की तरफ चल पड़ा। उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका दिमाग अब अवसरों को ढूंढ रहा था। वो उन दुकानों को देख रहा था जो अभी खुल रही थी। वो उन लोगों को देख रहा था जो काम पर जा रहे थे। वो सोच रहा था, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं? ऐसा क्या है जो मैं दे सकता हूं? चलते चलते वो शहर की थोक मंडी पहुंच गया। वहां ट्रकों से सामान उतर रहा था। शोर शराबा था, लोग चिल्ला रहे थे। विक्रम एक किनारे खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यापारी पर पड़ी जो एक ट्रक वाले से बहस कर रहा था। व्यापारी परेशान लग रहा था। उसका मुनीम शायद आज नहीं आया था और उसे माल की गिनती करने में दिक्कत हो रही थी। विक्रम को याद आया कि उसका गणित हमेशा से अच्छा रहा है। स्कूल में वो टॉपर था। ये एक छोटा सा हुनर था जो उसने सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। क्या ये एक मौका था? क्या अमीर बनने का रास्ता यहीं से निकलता था? विक्रम के कदम उस व्यापारी की तरफ बढ़ गए। उसका दिल कह रहा था कि यही वो पल है जब उसे अपनी झिझक तोड़नी होगी। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, सेठ जी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। विक्रम के कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे और उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी। व्यापारी ने झुंझलाते हुए कहा, तुझे एक गिनती आती है? ये 50 बोरियां हैं। मुझे देखना है कि किसमें कितना माल कम है। मेरा आदमी बीमार है। विक्रम ने बिना देर किए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और काम पर लग गया। उसने न सिर्फ बोरियां गिनी बल्कि अपनी डायरी के पन्ने पर एक साफ सुथरा चार्ट बनाकर सेठ को दे दिया, जिसमें लिखा था कि किस बोरी में कितना वजन कम है। सेठ ने वो पर्चा देखा और फिर विक्रम को वो काम जो 2 घंटे में होना था, विक्रम ने आधे घंटे में कर दिया था। सेठ ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम का हाथ नोट लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। मोर की वो बात याद आई, पैसे के बदले अपनी कीमत तय करो। विक्रम ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सेठ हैरान हुआ, तो क्या चाहिए? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। ये उसका सबसे बड़ा दाव था। मुझे काम चाहिए। मैं आपका पूरा हिसाब किताब संभाल सकता हूं। मैं आपको दिन के 2 घंटे दे सकता हूं। बदले में आप मुझे पैसा मत दीजिए। बस मुझे ये बता दीजिए कि आप ये माल कहां से लाते हैं और किसे बेचते हैं। सेठ की आंखें सिकुड़ गई। वो समझ गया कि ये लड़का साधारण मजदूर नहीं है। तू व्यापार सीखना चाहता है? सेठ ने पूछा। हाँ, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि पैसा कैसे बहता है। सेठ मुस्कुराया। उसे विक्रम का ये बेबाक अंदाज पसंद आया। ठीक है, कल से आ जा, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो बाहर निकाल दूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया और वहां से चल दिया। उसके हाथ में आज भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास अब एक रास्ता था। यह था तीसरा काम, ज्ञान और नेटवर्क को पैसे से ऊपर रखना। उसने 100 रुपए के तुरंत फायदे को ठुकरा कर एक ऐसा सौदा किया था जो उसे भविष्य में लाखों दे सकता था। वो घर की तरफ लौटा तो उसे भूख लगी थी, लेकिन उसके पेट की भूख से ज्यादा बड़ी उसकी सफलता की भूख थी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी डरी हुई बैठी है। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। पत्नी ने कांपते हाथों से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मकान मालिक का नोटिस आया है। उसने कहा है कि अगर 15 दिन में किराया नहीं मिला तो घर खाली करना होगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो उसने शुरुआत की थी और मुसीबतें दुगनी होकर आ गई। उसे लगा कि मोर का ज्ञान शायद किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी बहुत क्रूर है। उसका विश्वास डगमगाने लगा। 15 दिन में 15,000 रुपए, ये नामुमकिन था। उसने डायरी उठाई और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी उसे खिड़की के बाहर पेड़ पर एक मोर का पंख अटकता हुआ दिखाई दिया। वो पंख हवा में लहरा रहा था, जैसे उसे याद दिला रहा हो, परीक्षा तो होगी विक्रम। असली सोने को ही आग में तपाया जाता है। उस मोर पंख को देखते ही विक्रम के अंदर का तूफान थम सा गया। उसने उस पंख को अपनी हथेली पर रखा और उसे गौर से देखा। वो सिर्फ एक पंख नहीं था, वो एक इशारा था कि ब्रह्मांड अभी भी उसके साथ है।
उसने गहरी सांस ली, अपनी पत्नी के कंधे को थपथपाया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, घबराओ मत, 15 दिन बहुत होते हैं। अगर मैं 2 दिन में अपनी सोच बदल सकता हूं तो 15 दिन में हालात भी बदल सकता हूं। उसकी पत्नी ने उसे अचरज से देखा, क्योंकि ये वो विक्रम नहीं था जो छोटी सी मुसीबत आने पर भी सिर पकड़कर बैठ जाता था। ये कोई नया विक्रम था, जिसकी आंखों में डर की जगह एक ठंडी आग थी। उसने जमीन पर पड़ी डायरी उठाई और उस पर एक नया पन्ना खोला। उसने ऊपर लिखा, समस्या 15,000 रुपए, समय 15 दिन, साधन शून्य, हौसला अनंत। अगली सुबह जब विक्रम मंडी पहुंचा तो वहां का नजारा रोज जैसा ही था। वही भीड़, वही गालियां, वही धक्का मुक्की। लेकिन आज विक्रम का नजरिया बदल चुका था। वो सेठ की गद्दी पर पहुंचा और अपना काम शुरू कर दिया। वो खामोशी से मुनीम का काम कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चील की तरह बाजार पर जमी थी। वो देख रहा था कि पैसा कैसे बह रहा है। उसने गौर किया कि सेठ के पास बड़े बड़े व्यापारी आते थे जो ट्रकों में माल ले जाते थे, लेकिन वहां कई छोटे छोटे रेहड़ी वाले और सब्जी वाले भी थे जो सिर्फ 10 या 20 किलो आलू प्याज के लिए घंटों खड़े रहते थे। सेठ और उसके नौकर इन छोटे ग्राहकों को दुत्कार देते थे, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं थी। हटो यहां से, पहले बड़े आर्डर निपटाने दो, नौकर चिल्लाते थे। और वे गरीब रेहड़ी वाले मायूस होकर या तो वापस चले जाते थे या महंगे दाम पर किसी और दलाल से माल खरीदते थे। विक्रम के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसे मोर की वो बात याद आई, अमीर लोग वहां अवसर देखते हैं जहां दूसरों को सिर्फ मुसीबत दिखती है। यहां एक मुसीबत थी। इन छोटे दुकानदारों को माल चाहिए था और सेठ को चिल्लर ग्राहकों से सिरदर्दी नहीं चाहिए थी। इन दोनों के बीच एक खाई थी और विक्रम ने उस खाई को पाटने का फैसला किया। ये उसका चौथा काम था, बाजार के खालीपन को भरना। उसने तुरंत हिसाब की बही बंद की और सेठ के पास गया। सेठ जी, एक बात कहूं? सेठ ने पान चबाते हुए कहा। बोल, लेकिन जल्दी, वक्त नहीं है। विक्रम ने कहा, मैं देख रहा हूं कि आपके पास ये छोटे ग्राहक बहुत आते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं, जिससे बड़े ग्राहकों को दिक्कत होती है और आप इन्हें माल भी नहीं बेच पाते। आपका नुकसान हो रहा है। सेठ ने भौहें सिकोड़ी, तो मैं क्या करूं? इनके लिए अलग से दुकान खोलूं? विक्रम मुस्कुराया, नहीं, आप मुझे सिर्फ 5 बोरी आलू और 5 बोरी प्याज उधार दे दीजिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए। मैं इन्हें दुकान के बाहर उस कोने में ले जाकर बेचूंगा। मैं इन छोटे ग्राहकों को संभालूंगा। आपको आपका थोक का दाम मिल जाएगा और ऊपर जो भी बचेगा वो मेरा होगा। आपकी भीड़ भी कम हो जाएगी और आपका माल भी एक्स्ट्रा बिकेगा। सेठ बनिया था, उसे मुनाफे की भाषा समझ आती थी। उसने विक्रम को घूर कर देखा, लेकिन अगर तू पैसे लेकर भाग गया तो? विक्रम ने अपनी डायरी सेठ की मेज पर रख दी। इसमें मेरा वजूद लिखा है सेठ जी। अगर मैं भाग गया तो आप इसे जला देना, और वैसे भी मैं यही आपके सामने खड़ा होकर बेचूंगा। सेठ को विक्रम के आत्मविश्वास पर भरोसा हो गया। उसने इशारा किया, जा, ले जा, लेकिन शाम तक पाई पाई का हिसाब चाहिए। विक्रम ने आव देखा न ताव। उसने मजदूरों की तरह अपनी पीठ पर बोरियां लादी और दुकान के बाहर एक छोटे से चबूतरे पर ढेर लगा दिया। उसने अपनी ईगो, अपनी शर्म, अपनी पुरानी दुकानदारी की अकड़ को वही उतार फेंका और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आ जाओ भाई, 10 किलो, 20 किलो, जिसको जितनी जल्दी चाहिए यहां मिलेगा। लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जो रेहड़ी वाले घंटों से धक्के खा रहे थे, वे विक्रम की तरफ दौड़े। उन्हें माल तुरंत मिल रहा था। भले ही बाजार भाव से 1 रुपया महंगा था, लेकिन उनका समय बच रहा था, और समय ही तो पैसा है। विक्रम के हाथ तेजी से चल रहे थे। वो तौल रहा था, पैसे गिन रहा था, पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे मजा आ रहा था। ये ऐसी कमरे में बैठकर की जाने वाली नौकरी नहीं थी, ये युद्ध था, और वो जीत रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे ये तो विक्रम है ना, साड़ी की दुकान वाला। विक्रम का हाथ एक पल के लिए रुका। उसने ऊपर देखा
सामने उसका पुराना पड़ोसी खड़ा था, जो अक्सर उसकी हैसियत का मजाक उड़ाता था। वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा था। देख लो भाई, वक्त का पहिया कैसे घूमता है। कल तक जो सेठ बना फिरता था, आज सड़क पर आलू प्याज बेच रहा है। विक्रम के गाल शर्म से लाल हो गए। उसका मन किया कि सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाए, जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अपमान के घूंट कड़वे होते हैं और वो उसे निगल नहीं पा रहा था। लेकिन ठीक उसी पल उसे जंगल का वो सन्नाटा याद आया। उसे मोर की वो तीखी नजर याद आई और उसके दिमाग में मोर का 5वां नियम गूंजा, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन लोग क्या कहेंगे का रोग है। अगर अमीर बनना है तो बेशर्मी को अपना गहना बना लो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने उस पड़ोसी की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई शिकवा नहीं था। हाँ भाई, मैं विक्रम ही हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं, चोरी नहीं कर रहा। तुम्हें आलू चाहिए तो बोलो, वरना रास्ता नापो मेरे ग्राहकों को आने दो। पड़ोसी की हंसी वही जम गई। उसे उम्मीद थी कि विक्रम नजरें चुराएगा, लेकिन विक्रम के इस बेबाक जवाब ने उसे छोटा साबित कर दिया। वो चुपचाप वहां से खिसक गया। उस दिन विक्रम ने सिर्फ आलू नहीं बेचे, उसने अपना डर भी बेच दिया। दोपहर तक विक्रम ने सारी बोरियां बेच दी। वो सेठ के पास गया और उसकी लागत के पैसे मेज पर रख दिए। सेठ ने पैसे गिने और खुश होकर बोला, वाह भाई, तू तो छुपा रुस्तम निकला। तूने तो वो माल भी बेच दिया जो कल से पड़ा था। विक्रम ने अपने हिस्से का मुनाफा गिना। कुल 400 रुपए बचे थे। ये बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन ये शून्य नहीं थी। ये उधारी के नहीं थे, ये उसकी बुद्धि और पसीने की कमाई थी। विक्रम ने उन नोटों को माथे से लगाया। उसे लगा जैसे उसने आज पहली बार असली पैसा कमाया है। लेकिन गणित अभी भी डरावना था। 15 दिनों में 15,000 चाहिए और 400 रुपए रोज के हिसाब से वो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। शाम को घर लौटते हुए विक्रम का दिमाग मशीन की तरह चल रहा था। वो अब रास्ते में चलते हुए लोगों को नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों को देख रहा था। उसने देखा कि लोग ऑफिस से छूटकर भाग रहे हैं। थकान उनके चेहरों पर है और वे सब्जी खरीदने के लिए रुकना नहीं चाहते। उसने देखा कि एक बड़ी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स सब्जी वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे और लोगों को बाहर आना पड़ रहा है। विक्रम को वहां एक और मौका दिखाई दिया। वो सीधा घर नहीं गया, वो उस सोसाइटी के गार्ड के पास गया। उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और गार्ड को चाय पानी के लिए दिए। भाई साहब, एक मदद चाहिए। गार्ड ने नोट देखा और नरम पड़ गया। क्या बात है? विक्रम ने कहा, अगर मैं कल सुबह ताजी सब्जियों के पैकेट बनाकर यहाँ गेट पर रख जाऊं और आप सोसाइटी के लोगों को बता दे कि ताजा माल यही मिल जाएगा, तो आपका भी फायदा और मेरा भी। गार्ड मान गया। विक्रम घर पहुंचा। वो थका हुआ था, लेकिन सोया नहीं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी जो कल तक डरी हुई थी, आज विक्रम के उत्साह को देखकर उसमें भी जान आ गई। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। पूरी रात पति पत्नी ने मिलकर मंडी से लाए हुए सस्ते माल को साफ किया, धोया और सास पन्नी में पैक किया। विक्रम ने हर पैकेट पर एक छोटी सी पर्ची डाली, आपका समय कीमती है, इसे बाजार में बर्बाद न करे, आपका विक्रम। ये उसका छठा काम था। अपने काम में अपनी पहचान जोड़ना, ब्रांडिंग। वो अब सिर्फ एक सब्जी वाला नहीं था, वो एक सुविधा बेचने वाला था। अगले दिन का सूरज विक्रम के लिए नई चुनौती लेकर आया। वो सुबह 5 बजे अपनी साइकिल पर ढेर सारे पैकेट लादकर सोसाइटी के गेट पर खड़ा था। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे। विक्रम ने किसी को आवाज नहीं दी। उसने बस अपने पैकेट करीने से सजा दिए। लोग आते गए, देखते गए। साफ सुथरी सब्जी और सही दाम देखकर वे रुकने लगे। सबसे बड़ी बात, उन्हें मंडी की कीचड़ और भीड़ में नहीं जाना पड़ रहा था। 2 घंटे के अंदर विक्रम का सारा माल बिक गया। उस दिन उसकी कमाई 400 नहीं 1200 रुपए थी। जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसकी जेब भारी थी और दिल हल्का। लेकिन कुदरत इतनी आसानी से जीत नहीं देती। जैसे ही विक्रम को लगा कि उसे रास्ता मिल गया है,
तीसरे दिन एक बड़ा झटका लगा। वो मंडी पहुंचा तो देखा कि जिस सेठ से वो माल लेता था वहां ताला लगा है। पता चला कि सेठ के घर में गमी हो गई है और दुकान 2 दिन नहीं खुलेगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा धंधा उस सेठ की उधारी पर टिका था। उसके पास नकद पूंजी इतनी नहीं थी कि वो किसी और से नकद माल उठा सके, और कोई दूसरा सेठ उसे जानते हुए भी उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंडी में विश्वास बनाने में बरसों लगते हैं। विक्रम मंडी के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसे सन्नाटा सुनाई दे रहा था। क्या उसकी किस्मत फिर से उसे धोखा दे रही थी? क्या वह 2 महीने का वादा झूठा था? निराशा ने फिर से उसके गले को जकड़ लिया। अब क्या करूं? अगर आज माल नहीं बिका तो ग्राहक टूट जाएंगे, और एक बार ग्राहक टूट गया तो वापस नहीं आता। विक्रम ने मन ही मन सोचा। तभी उसे एक चाय की टपरी पर बैठे 2 दलालों की बात सुनाई दी। अरे यार, वो किशनपुर वाला किसान परेशान है। उसका टेम्पो खराब हो गया है हाईवे पर, और उसके पास 2 टन टमाटर है। अगर समय पर मंडी नहीं पहुंचा तो सब सड़ जाएगा। वो तो औने पौने दाम पर बेचने को तैयार है। विक्रम के कान खड़े हो गए। ये एक और मुसीबत थी, लेकिन किसी और की मुसीबत। और मोर ने कहा था, सच्चा व्यापारी वो है जो दूसरों की मुसीबत में अपना मौका ढूंढे। विक्रम ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी साइकिल उठाई और पागलों की तरह हाईवे की तरफ चल दिया। वो जानता था कि ये जोखिम है। उसके पास उस किसान को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे अपनी जुबान पर भरोसा था। 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद उसे वो टेम्पो दिखा। किसान सिर पर हाथ रखे बैठा था। धूप में टमाटरों की चमक फीकी पड़ रही थी। विक्रम ने अपनी साइकिल पटकी और हांफते हुए किसान के पास पहुंचा। काका, राम राम। किसान ने बेरुखी से देखा। क्या है भाई? वैसे ही मरा पड़ा हूं। विक्रम ने कहा, मरो मत काका, मैं आपका माल बिकवा सकता हूं, अभी और इसी वक्त। किसान ने अविश्वास से देखा। तू तो खुद थका हुआ लग रहा है। तेरे पास पैसे हैं? विक्रम ने सच बोला। पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन नीयत साफ है। आप यहाँ धूप में खड़े रहोगे तो माल भी जाएगा और भाड़ा भी नहीं निकलेगा। मेरा प्रस्ताव सुनो। मैं आपका माल सोसाइटी और होटलों में सप्लाई करवा सकता हूँ। मुझे बस टेम्पो को शहर तक ले जाने की इजाजत दो। जैसे जैसे माल बिकेगा मैं आपको नकद देता जाऊंगा, और मंडी के भाव से 2 रुपए ज्यादा दूंगा। मंजूर है? किसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। माल वैसे भी सराब हो रहा था। उसने हामी भर दी। चल ठीक है, लेकिन मैं साथ चलूंगा। विक्रम उस टेम्पो में बैठा। उसने अपनी साइकिल पीछे डाली। अब वो साइकिल वाला नहीं, एक टेम्पो में भरे माल का मालिक था। भले ही कुछ घंटों के लिए उसने शहर के छोटे होटलों और ढाबों को निशाना बनाया। वो हर ढाबे पर रुका और कहा, ताजा टमाटर ले लो, मंडी से सस्ता। चूंकि उसके पास बिचौलिए सेठ का खर्चा नहीं था, वो सस्ता बेच सकता था। शाम तक उन्होंने पूरा टेम्पो खाली कर दिया। किसान को उसके पैसे मिले। वो इतना खुश हुआ कि उसने विक्रम को गले लगा लिया और जाते जाते 500 रुपए इनाम के भी दिए। उस दिन विक्रम ने 3000 रुपए कमाए थे। ये उसके जीवन की एक दिन की सबसे बड़ी कमाई थी। विक्रम जब रात को घर पहुंचा तो वो थकावट से चूर था, लेकिन उसकी आंखों में जीत का नशा था। उसने डायरी खोली और लिखा, 7वां काम, साधन मेरे नहीं तो क्या, संसाधन का इस्तेमाल तो मैं कर सकता हूं। लेवरेज। उसने सीखा था कि बिजनेस करने के लिए माल अपना होना जरूरी नहीं, बस नियंत्रण अपना होना चाहिए। अब 15 दिन में से 3 दिन बीत चुके थे और उसके पास करीब 4500 रुपए जुड़ चुके थे। अभी भी 10,500 रुपए और चाहिए थे और 12 दिन बाकी थे। रफ्तार ठीक थी, लेकिन तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर दूधवाला या मकान मालिक नहीं था। दरवाजे पर पुलिस की वर्दी में एक हवलदार खड़ा था। विक्रम का दिल बैठ गया। क्या हुआ? क्या किसी ने शिकायत की? उसने डरते डरते दरवाजा खोला। हवलदार ने उसे घूर कर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम विक्रम है? विक्रम ने कांपते हुए कहा, जी साहब। हवलदार ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया।
तुम्हारे खिलाफ सोसाइटी के प्रधान ने शिकायत की है। बिना लाइसेंस के फेरी लगाने और गेट पर गंदगी फैलाने का आरोप है। कल सुबह थाने आ जाना और ये धंधा बंद करो वरना अंदर कर दूंगा। विक्रम के हाथों से वो कागज छूट कर गिर गया। उसने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि किसी ने उसके पंख काट दिए थे। सोसाइटी का धंधा बंद मतलब उसकी मुख्य कमाई बंद, और ऊपर से पुलिस का चक्कर। उसे लगा जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है, जहां वो 99 पर पहुंचकर फिर 0 पर आ गिरा है। वो दरवाजे पर ही बैठ गया। उसकी पत्नी दौड़कर आई, पानी का गिलास लाई, लेकिन विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब क्या होगा? सपटत्न, उसने बुदबुदाया। तभी रात के सन्नाटे में उसे अपनी छत पर एक आवाज सुनाई दी, वही जानी पहचानी आवाज, केओ केओ। विक्रम चौंक उठा। मोर? यहां शहर के बीचों बीच? वो बदहवास सा छत की ओर भागा। क्या वो फिर आया है? क्या वो उसे फिर से कोई राह दिखाएगा या उसकी हार पर हंसने आया है? विक्रम सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रहा था कि अब कौन सा रास्ता बचा है। कानून के डंडे के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। जब वो छत पर पहुंचा तो वहां कोई मोर नहीं था, बस पानी की टंकी पर एक और मोर पंख रखा था, जो हवा में नहीं हिल रहा था बल्कि स्थिर था, जैसे कह रहा हो अडिग रहो। विक्रम उस पंख के पास गया, उसे छुआ और उसे मोर का 8वां और आखिरी नियम याद आने लगा, जो मोर ने उस रात जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत ठहराव के साथ बताया था। एक ऐसा नियम जो तब विक्रम को समझ नहीं आया था, लेकिन अब वही उसकी आखिरी उम्मीद था। वो नियम था, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो रास्ता बदलो मत, रास्ता खुद बनाओ। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, क्रोध के थे। उस व्यवस्था के खिलाफ जो एक आम आदमी को उठने नहीं देती। उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं थाने जाऊंगा, उसने अंधेरे से कहा, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, एक व्यापारी बनकर। अगली सुबह जब विक्रम थाने की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके पैर नहीं कांप रहे थे। कल रात की घबराहट अब एक ठंडे संकल्प में बदल चुकी थी। थाने के अंदर घुसते ही उसे वही पुरानी बासी हवा, तंबाकू की गंध और वर्दी का रौब दिखाई दिया। सामने कुर्सी पर सोसाइटी का प्रधान बैठा था, वही आदमी जिसने शिकायत की थी, और उसके बगल में हवलदार चाय की चुस्कियां ले रहा था। प्रधान ने विक्रम को देखते ही मुंह बिचकाया। आ गया बड़ा व्यापारी। देख लो हवलदार साहब, यही है वो जो हमारी सोसाइटी को मंडी बना रहा था। गेट पर भीड़, गंदगी, शोर, हमारे रईस लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसने न हाथ जोड़े न गिड़गिड़ाया। हवलदार ने डंडा मेज पर पटका। क्यों बे, लाइसेंस है तेरे पास? सड़क तेरे बाप की है क्या? विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे मोर की बात याद आई। रास्ता बदलो मत, रास्ता खुद बनाओ। उसने बहुत ही विनम्र लेकिन स्थिर आवाज में कहा, हवलदार साहब, प्रधान जी, गलती मेरी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से सोसाइटी की शोभा खराब हो रही है। प्रधान और हवलदार दोनों सन्न रह गए। वे बहस की उम्मीद कर रहे थे, माफी की नहीं। विक्रम ने उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं बस इतना चाहता था कि ताजी सब्जी लोगों तक पहुंचे, लेकिन अगर प्रधान जी को दिक्कत है तो मैं आज ही गेट के सामने से हट जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद आपको गेट पर एक भी सब्जी का पत्ता नहीं दिखेगा। प्रधान का आहत तुष्ट हो गया। उसे लगा विक्रम डर गया है। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर दोबारा वहां दिखा तो सीधा अंदर करवा दूंगा। प्रधान ने हेकड़ी दिखाई। विक्रम वहां से बाहर निकला, लेकिन हारा हुआ नहीं। उसने अपनी हार को एक रणनीतिक मोड़ दे दिया था। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा। गेट बंद हो चुका था, यानी उसका सबसे बड़ा बाजार बंद। अब उसके पास ढेर सारी सब्जियां थी। 15 दिन की समय सीमा थी और बेचने की कोई जगह नहीं थी। वो अपनी साइकिल लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां धूल उड़ा रही थी। अब क्या? उसने खुद से पूछा।
तभी उसकी नजर एक पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के पर पड़ी जो अपनी बाइक तेजी से सोसाइटी के गेट के अंदर ले जा रहा था। गार्ड ने उसे नहीं रोका बल्कि सलाम ठोक कर गेट खोला। विक्रम के दिमाग में बिजली कौन थी। वो गेट पर खड़ा होकर नहीं बेच सकता था, लेकिन अगर कोई उसे अंदर बुलाए तो कोई उसे रोक नहीं सकता। प्रधान ने गेट पर बेचने से मना किया था, घर पर जाकर देने से नहीं। ये कानून की नहीं, शब्दों की पहेली थी। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब टटोली। उसके पास विजिटिंग कार्ड छपवाने के पैसे नहीं थे। वो पास की एक स्टेशनरी की दुकान पर गया। 20 रुपए का एक चार्ट पेपर और एक मोटा मार्कर खरीदा। उसने चार्ट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन पर अपनी सुंदर लिखाई में लिखा, बाजार से सस्ती और ताजी सब्जी अब सीधे आपके किचन में। बस एक व्हाट्सएप करें, 30 मिनट में डिलीवरी। आपका अपना विक्रम। उसने ऐसे 100 पर्चे बनाए। अब चुनौती थी इन्हें लोगों तक पहुंचाने की। गेट से अंदर जाना मना था। विक्रम सोसाइटी के पीछे वाली दीवार की तरफ गया, जहां से नौकरानियां और काम वाली बाइयां आती जाती थी। वहां उसने इंतजार किया। जैसे ही कुछ बाइयां बाहर निकली, विक्रम ने उन्हें रोका। दीदी, एक मदद चाहिए, उसने बहुत प्यार से कहा। उसने हर बाई को 2-2 आलू और प्याज मुफ्त दिए और हाथ में वो पर्चे थमा दिए। बस ये पर्ची अपनी मालकिन को दे देना, कहना सब्जी वाला भैया अब घर पर ही दे जाएगा। मुफ्त की सब्जी के लालच में बाइयां मान गई। ये विक्रम का नेटवर्क मार्केटिंग का अपना देसी तरीका था। अगले 3 घंटे विक्रम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। वो धूप में अपनी साइकिल के पास खड़ा फोन को घूरता रहा। क्या कोई कॉल करेगा? क्या कोई उस पर भरोसा करेगा? 1 घंटा बीता, 2 बीते, फोन खामोश था। निराशा फिर से उसे घेरने लगी थी। उसे लगा शायद ये आइडिया फ्लॉप हो गया। वो उठने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। विक्रम का दिल उछल पड़ा। हेलो, ये सब्जी डिलीवरी वाला नंबर है? उधर से एक महिला की आवाज आई। जी मैम, जी, विक्रम बोल रहा हूं। उसकी आवाज में उत्साह था। भैया, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और धनिया भिजवा दोगे? फ्लैट नंबर 402, बी ब्लॉक। अभी आया मैम, बस 15 मिनट। विक्रम ने अपनी टोकरी उठाई, साइकिल को स्टैंड पर लगाया और दौड़ पड़ा। गेट पर वही गार्ड था। उसने विक्रम को रोका। अरे, कहां? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, डिलीवरी है, 402 नंबर से ऑर्डर है, इंटरकॉम पर पूछ लो। गार्ड ने फोन किया, पुष्टि हुई और गेट खुल गया। विक्रम जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने उस प्रधान की बालकनी की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसने नियम नहीं तोड़ा था, उसने नियम को अपने हिसाब से मोड़ लिया था। उस दिन शाम तक विक्रम के पास 20 ऑर्डर आए। उसे बार बार सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ी। लिफ्ट का इस्तेमाल वो संकोच में नहीं करता था। उसके पैर दुख रहे थे, पसीने से कमीज निचोड़ रही थी, लेकिन जेब में नोटों की गर्मी उसे थकने नहीं दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे मोलभाव नहीं करना पड़ रहा था। घर बैठे सुविधा के बदले लोग उसे खुशी खुशी 5 से 10 रुपए ज्यादा दे रहे थे। उस दिन उसने 1,500 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। अगले 5 दिन विक्रम की जिंदगी एक मशीन की तरह बन गई। सुबह 4 बजे मंडी, 6 बजे तक धुलाई और पैकिंग, 7 बजे से डिलीवरी शुरू। दोपहर में फिर मंडी भागना और रात तक डिलीवरी। उसने एक पुराने फीचर फोन को स्मार्टफोन से बदल लिया ताकि वो व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज सके। उसकी पत्नी अब घर पर ही छोटी मोटी पैकिंग और हिसाब संभालने लगी थी। 15 दिनों में से 10 दिन बीत चुके थे। विक्रम ने अपनी डायरी खोली और हिसाब लगाया। उसके पास अब कुल 9,500 रुपए जमा हो चुके थे। मकान मालिक को देने के लिए अभी भी 5,500 रुपए कम थे। दिन बचे थे सिर्फ 5। रफ्तार अच्छी थी, लेकिन कुदरत को शायद विक्रम की परीक्षा अभी और लेनी थी। 11वें दिन की सुबह आसमान में काले बादल छा गए।
मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। विक्रम मंडी में था। उसने सोचा शायद थोड़ी बहुत बौछार होगी। उसने हमेशा की तरह पूरा माल खरीद लिया। टमाटर, पालक, धनिया, ऐसी चीजें जो पानी से जल्दी खराब होती हैं। लेकिन जैसे ही वो मंडी से निकला, आसमान फट पड़ा। ऐसी बारिश चंदनपुर ने सालों में नहीं देखी थी। सड़कें नदियां बन गई। विक्रम की साइकिल पानी में फंस गई। वो भीगता हुआ, कांपता हुआ किसी तरह एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हुआ। लेकिन हवा के थपेड़ों ने तिरपाल उड़ा दी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूंजी, उसकी मेहनत, वो लाल टमाटर, वो ताजी हरी सब्जियां कीचड़ वाले पानी में भीगने लगी। वो चिल्लाया। उसने बोरियों को अपने शरीर से ढकने की कोशिश की, लेकिन कुदरत के आगे इंसान की क्या बिसात। घंटों बाद जब बारिश रुकी, तब तक सब बर्बाद हो चुका था। पालक सड़ने लगा था, टमाटर दबकर पिचक गए थे। विक्रम गीला, ठिठुरता हुआ कीचड़ में सने अपने माल को देख रहा था। आज की कमाई तो गई ही, जो मूलधन लगाया था वो भी पानी में बह गया। करीब 2000 रुपए का नुकसान। अब उसके पास जमा पूंजी घटकर 7500 रह गई थी और दिन बचे थे सिर्फ 4। लक्ष्य था 15,000, यानी अब उसे हर रोज लगभग 2000 रुपए कमाने थे, जो उसकी अब तक की औसत कमाई से दोगुना था। वो खाली हाथ घर लौटा। पत्नी ने उसे तौलिया दिया, लेकिन विक्रम की रूह कांप रही थी। सब खत्म हो गया। वो बड़बड़ाया, कुदरत नहीं चाहती कि हम उठें। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर चढ़ता हूं, मुझे नीचे पटक दिया जाता है। बुखार ने उसे जकड़ लिया था। उस रात वह तपते बदन के साथ बिस्तर पर पड़ा था। मकान मालिक का अल्टीमेटम उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। अगर पैसे नहीं मिले तो सड़क पर। और इस हालत में वो काम कैसे करेगा? तभी रात के सन्नाटे में उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वो भगवान के मंदिर के सामने बैठी हाथ जोड़कर कह रही थी, हे भगवान, पापा को ठीक कर दो। मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी, बस हम घर से न निकाले जाएं। विक्रम की बंद आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपनी बीमारी, अपनी थकान, अपनी लाचारी के आगे हार मान चुका था, लेकिन अपनी बेटी की प्रार्थना के आगे वो हार नहीं मान सकता था। उसने बुखार में ही उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। बारिश रुक चुकी थी और बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। उसे लगा जैसे बादलों का आकार एक मोर जैसा बन रहा है। उसे मोर का 7वां और सबसे कठिन पाठ याद आया, जब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाए तो दूसरों की शक्ति का इस्तेमाल करो। मैं अकेला नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। मेरा शरीर टूट रहा है, मैं साइकिल नहीं चला सकता। मुझे मदद चाहिए, मुझे लिवरेज चाहिए। उसने बुखार में ही अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मेरी वो डायरी लाना। पत्नी डरी हुई थी। तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम हराम है, विक्रम ने कहा। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से कुछ लिखा। अगली सुबह विक्रम बिस्तर से नहीं उठ पाया, लेकिन उसका दिमाग काम पर था। उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हें आज मेरा काम करना होगा, लेकिन डिलीवरी नहीं करनी। तो क्या करना है? पत्नी ने पूछा। हमारे मोहल्ले में जितने भी बेकार बैठे लड़के हैं, जो दिन भर नुक्कड़ पर ताश खेलते हैं, उन्हें बुलाओ। उनसे कहो विक्रम भाई ने बुलाया है, काम देंगे, पैसा देंगे। आधे घंटे में 4 लड़के विक्रम के खाट के पास खड़े थे। वे उसे हैरान होकर देख रहे थे। विक्रम ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम लोग दिन भर इधर उधर घूमते हो, क्या अपनी जेब भरना चाहते हो? लड़कों की आंखों में चमक आई। क्या करना होगा भाई? विक्रम ने अपना प्लान बताया। मेरे पास 100 घरों के नंबर हैं जो मुझसे सब्जी लेते हैं। आज मैं जा नहीं सकता। तुम चारों को मेरा माल पहुंचाना है। हर डिलीवरी पर 10 रुपए तुम्हारे। अगर 20 घर भी गए तो 200 रुपए तुम्हारे। पेट्रोल मेरा, साइकिल मेरी, रिस्क मेरा। तुम्हें बस पहुंचाना है।
ये विक्रम का मास्टर स्ट्रोक था। वो खुद एक मजदूर से एक मैनेजर बन रहा था। उसने अपनी पत्नी को मंडी भेजा ऑटो करके, क्योंकि अब समय बचाने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी था। पत्नी माल आई, लड़कों ने डिलीवरी शुरू की। विक्रम बिस्तर पर लेटे लेटे फोन पर ऑर्डर लेता रहा और लड़कों को निर्देश देता रहा। उस दिन एक चमत्कार हुआ। विक्रम जब खुद जाता था तो वो एक दिन में 30 घरों तक ही पहुंच पाता था, लेकिन आज 4 लड़कों ने मिलकर पूरे शहर के 120 घरों में डिलीवरी कर दी। विक्रम ने अपनी पहुंच अपनी शारीरिक क्षमता से बाहर निकाल ली थी। शाम को जब हिसाब हुआ तो लड़कों को उनके पैसे देने के बाद और नुकसान की भरपाई करने के बाद भी विक्रम के हाथ में 2500 रुपए का शुद्ध मुनाफा था। वो बिस्तर पर था, उसने एक कदम नहीं चला था, फिर भी उसने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की थी। लेकिन 13वें दिन एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। मकान मालिक तय समय से 2 दिन पहले ही आ धमका, विक्रम, मुझे पता चला है तू बीमार है और धंधा मंदा है। मकान मालिक ने दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, मुझे परसों का इंतजार नहीं करना, मुझे कल सुबह तक पैसे चाहिए, वरना सामान बाहर फेंक दूंगा। मेरे पास दूसरा किराएदार तैयार है जो ज्यादा पगड़ी दे रहा है। विक्रम ने अंदर से सुना, अब उसके पास 4 दिन नहीं, सिर्फ 24 घंटे थे। कुल जमा रकम थी 10,000 रुपए। उसे अभी भी 5,000 रुपए और चाहिए थे, और वो भी कल सुबह तक। ये नामुमकिन था। रोज की कमाई 2,500 तक पहुंची थी। वो भी किस्मत अच्छी हो तो एक दिन में 5,000 कैसे आएंगे? लड़कों को दोगुना काम नहीं दे सकते, ग्राहक ही इतने थे। उसे कुछ बहुत बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी न हो। शाम को जब अंधेरा घिर रहा था, विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे मेरे कपड़े दो, मुझे बाहर जाना है, तुम अभी भी कमजोर हो। पत्नी रोने लगी। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, अगर आज नहीं गया तो कल हम सड़क पर होंगे। मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। विक्रम घर से निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल विवाह स्थल की तरफ चल पड़ा। उसने अखबार में पढ़ा था कि आज शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी की शादी है। हजारों मेहमान आने वाले हैं। जहां भीड़ है वहां भूख है, और जहां भूख है वहां धंधा है। लेकिन वो वहां सब्जी तो नहीं बेच सकता था, तो वो वहां क्यों जा रहा था? जब वो बैंक्वेट हॉल के पीछे वाले गेट पर पहुंचा तो वहां हलचल मची हुई थी। कैटरिंग वाले परेशान दौड़ रहे थे। विक्रम ने एक वेटर को पकड़कर पूछा, क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों है? वेटर ने झुंझलाते हुए कहा, अरे पूछो मत, सलाद काटने वाली मशीन खराब हो गई है और लेबर कम पड़ गई है। 2000 लोगों का खाना है और सलाद तैयार नहीं है। मैनेजर साहब का तो बीपी बढ़ गया है। विक्रम के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। मोर ने कहा था, समस्या ही सबसे बड़ा अवसर है। विक्रम सीधा मैनेजर के केबिन में घुस गया। मैनेजर फोन पर चिल्ला रहा था। विक्रम ने मेज पर हाथ रखा, साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैनेजर ने उसे घूर कर देखा, तू कौन है और क्या मदद करेगा? विक्रम ने कहा, मुझे पता है आप सलाद के लिए परेशान हैं। आप मुझे ठेका दीजिए, अगले 2 घंटे में 2000 लोगों का सलाद तैयार मिलेगा। डिजाइन वाला, एकदम वीआईपी। 2 घंटे में मेरे 10 आदमी नहीं कर पा रहे, तू अकेला करेगा? मैनेजर हंसा, मैं अकेला नहीं हूं। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास मेरी पूरी टीम है। उसने उन 4 लड़कों और अपनी पत्नी के बारे में सोचा, और मेरे पास सब्जी भी है अगर कम पड़ रही हो तो। बस मुझे 6000 रुपए नकद चाहिए, काम खत्म होने के तुरंत बाद। मैनेजर की हालत खराब थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अगर 8 बजे तक सलाद बुफे में नहीं लगा तो एक पैसा नहीं दूंगा और धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। विक्रम ने सौदा मंजूर किया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उन 4 लड़कों को फोन किया, सब काम छोड़ो,
तुरंत रॉयल गार्डन पहुंचो। घर से चाकू और छीलने वाले कटर ले आना। अगले 2 घंटे विक्रम और उसकी छोटी सी सेना के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे। विक्रम ने अपनी सब्जी काटने की उस कला का इस्तेमाल किया जो उसने पिछले कुछ दिनों में सीखी थी। उसके हाथ बिजली की गति से चल रहे थे। खीरे, गाजर, मूली सब कलात्मक ढंग से कट रहे थे। लड़कों ने पहले आनाकानी की, लेकिन विक्रम के जुनून को देखकर वे भी जुट गए। पसीना उनकी आंखों में जा रहा था, उंगलियां दुख रही थी। लेकिन 8 बजने में 5 मिनट पहले सलाद के बड़े बड़े थाल सजकर तैयार थे। जब मैनेजर ने वो सजावट देखी तो वो दंग रह गया। उसने अपनी जेब से गड्डी निकाली और विक्रम के हाथ पर रख दी। 6000 रुपए। विक्रम ने उन नोटों को मुट्ठी में भींचा। उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। वो दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। 10,000 पहले के और 6,000 ये, कुल 16,000 रुपए। मकान मालिक के 15,000 और 1,000 ऊपर उसने कर दिखाया था। उसने मौत के मुंह से जीत छीन ली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम को लगा कि उसने जंग जीत ली है, पर उसे नहीं पता था कि असली दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला पड़ा है और अंदर सन्नाटा है। उसकी पत्नी कोने में बैठकर रो रही थी और फर्श पर सामान बिखरा पड़ा था। क्या हुआ? विक्रम की धड़कन रुक गई। पत्नी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में खौफ था। वो लोग आए थे, दूधवाले का बेटा और उसके दोस्त। उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास पैसे जमा हो रहे हैं। उन्होंने अलमारी तोड़ दी। विक्रम सुन पड़ गया। वो दौड़कर अलमारी की तरफ गया। वहां वो डिब्बा गायब था जिसमें उसने अपनी खून पसीने की कमाई, वो 9,500 रुपए छुपा कर रखे थे। उसके हाथ में अभी कमाए हुए 6,000 रुपए थे, लेकिन बाकी सब लुट चुका था। कल सुबह मकान मालिक आने वाला था और अब उसके पास देने के लिए आधे पैसे भी नहीं थे। वो फर्श पर गिर पड़ा। उसकी हंसी छूट गई, एक पागलों वाली हंसी। ये खेल है, उसने ऊपर देखकर चिल्लाया। ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। तू और कितना तोड़ेगा मुझे? मैं जुड़ता हूं, तू तोड़ देता है। तभी उसे याद आया कि आज 60 दिनों में से 14वां दिन खत्म हो रहा है। कल 15वां दिन है। ये कहानी 2 महीने की थी, लेकिन अभी तो 15 दिन में ही प्रलय आ गया था। क्या मोर का वादा झूठा था या विक्रम ने कोई नियम तोड़ा था? तभी टूटे हुए दरवाजे के पीछे से एक परछाई उभरी। अंधेरे में 2 आंखें चमकी। विक्रम ने पलट कर देखा। क्या वो चोर वापस आए थे? नहीं, ये इंसान की परछाई नहीं थी। दीवार पर जो छाया बन रही थी उसके सिर पर एक कलगी थी। मोर। लेकिन इस बार मोर ने कुछ बोला नहीं। उसने बस अपनी गर्दन से उस टूटी हुई अलमारी के पीछे दीवार की एक दरार की तरफ इशारा किया। विक्रम ने आंसुओं से धुंधली आंखों से वहां देखा। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुरानी दीमक लगी हुई लकड़ी की फट्टी। क्या मोर पागल हो गया है या वहां कुछ ऐसा है जो विक्रम की इन आंखों से नहीं बल्कि मन की आंखों से दिखेगा? विक्रम घिसटता हुआ उस दीवार के पास गया। विक्रम घिसटता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा जहां मोर की परछाई ने इशारा किया था। उसकी आंखों में आंसू अब सूख चुके थे। बची थी तो बस एक वीरान खामोशी। उसने अपने कांपते हाथों से उस टूटी हुई अलमारी को एक तरफ धकेला और दीवार की उस दरार में हाथ डाला। वहां अंधेरा था, सीलन थी। उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराई। उसका दिल धक से रह गया। क्या वहां खजाना है? क्या उसके पूर्वजों ने कोई सोना चांदी छुपा रखा था? उसने जोर लगाकर उस चीज को बाहर खींचा। वो कोई सोने से भरा घड़ा नहीं था। वो एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का छोटा सा संदूक, गुल्लक था, जिसे शायद उसके पिता ने बरसों पहले वहां रखा होगा और समय की धूल में सब भूल गए थे।
विक्रम ने पास पड़े पत्थर से उसका ताला तोड़ा। अंदर न तो नोटों की गड्डियां थी और न ही हीरे जवाहरात। अंदर पड़े थे कुछ पुराने सिक्के और एक मुड़ा तोड़ा कागज। विक्रम ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। वो उसके पिता की लिखावट थी। उस पर लिखा था, बेटा विक्रम, अगर तुझे कभी ये संदूक मिले तो समझ लेना कि तेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। इसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी की वो कमाई रखी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी थी। विक्रम ने संदूक पलटा। उसमें से गिरे 54 और 58 के कुछ पुराने सिक्के, जिनका आज के बाजार में कोई मोल नहीं था। लेकिन उन सिक्कों के नीचे एक चीज और थी, एक पुरानी चांदी की अंगूठी जिस पर एक मोर बना हुआ था। ये उसके दादा की निशानी थी। उस पल उस छोटे से कमरे में विक्रम को एक झंझनाहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। वो अंगूठी सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं थी, वो एक विरासत थी। उसे मोर का वो वाक्य याद आया, जब सब लुट जाएं तो याद रखना तुम्हारी जड़ें अभी भी सलामत है। विक्रम ने वो अंगूठी अपनी मुट्ठी में भींच ली। उसकी कीमत शायद 2-3 हजार रुपए रही होगी, लेकिन उस वक्त वो अंगूठी विक्रम के लिए उम्मीद का सूरज थी। उसे समझ आ गया कि मोर ने उसे वहां क्यों भेजा था। उसे पैसे देने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये याद दिलाने के लिए कि उसका वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है। रात बीत गई। सुबह का सूरज विक्रम के लिए कोई नई किरण लेकर नहीं आया, बल्कि एक अल्टीमेटम लेकर आया। सुबह ठीक 8 बजे मकान मालिक अपने 2 आदमियों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। निकालो पैसा, उसने गरजते हुए कहा, वरना अपना कबाड़ उठाओ और चलते बनो। विक्रम की पत्नी कोने में सहमी खड़ी थी। विक्रम दरवाजे पर आया। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े मेले थे, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। उसने अपनी जेब से वो 6000 रुपए निकाले जो उसने कल रात सलाद काट कर कमाए थे और मकान मालिक के हाथ पर रख दिए। मकान मालिक ने नोट गिने और मुंह बनाया। ये क्या मजाक है? 15,000 की बात हुई थी, ये तो आधे भी नहीं है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, सामान बाहर फेंको। रुकिए। विक्रम की आवाज में एक ऐसी धाक थी कि वो गुंडे भी एक पल के लिए ठिठक गए। विक्रम ने अपनी उंगली से वो चांदी की अंगूठी निकाली और उन नोटों के ऊपर रख दी। सेठ जी, ये मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। बाजार में इसकी कीमत 3000 होगी, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। इसे गिरवी रख लीजिए। कुल 9000 हो गए। बाकी के 6000 के लिए मुझे सिर्फ 7 दिन दीजिए। अगर 7वें दिन शाम तक पैसे नहीं मिले तो ये अंगूठी बेच देना और घर भी खाली करवा लेना। मैं चू भी नहीं करूंगा। मकान मालिक ने विक्रम की आंखों में देखा। वहां उसे कोई लाचार किराएदार नहीं दिखा, बल्कि एक ऐसा आदमी दिखा जो अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। मकान मालिक ने अंगूठी उठाई, उसे परखने के लिए दांतों से दबाया और फिर जेब में डाल ली। ठीक है, सिर्फ 7 दिन। अगले हफ्ते इसी वक्त आऊंगा। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो पुलिस के धक्के खाएगा। दरवाजा बंद हुआ। विक्रम की पत्नी दौड़कर उसके पास आई। तुमने दादाजी की अंगूठी दे दी, अगर हम पैसे नहीं चुका पाए तो? विक्रम ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, अब हम हार नहीं सकते, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब या तो जीत मिलेगी या मौत। अब शुरू हुआ विक्रम की जिंदगी का सबसे तूफानी दौर। उसके पास अब कोई पूंजी नहीं थी, कोई बचत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मॉडल था। उसने उन 4 लड़कों को फिर से बुलाया। सुनो, विक्रम ने कहा, अब हम सब्जी नहीं बेचेंगे। लड़के हैरान थे, तो क्या करेंगे भाई? हम सब्जी बेचने वालों को सब्जी बेचेंगे, विक्रम ने कहा। उसने देखा था कि शहर के सैकड़ों छोटे होटलों और ढाबों को सब्जी खरीदने के लिए सुबह मंडी जाना पड़ता है, जिससे उनका वक्त और पेट्रोल बर्बाद होता है। विक्रम ने एक सप्लाई चेन बनाने का फैसला किया। अगले 40 दिन विक्रम ने न दिन देखा न रात। वो सिर्फ 3 घंटे सोता था
उसने शहर के 50 छोटे होटलों से बात की। आप मंडी मत जाओ, मैं आपको मंडी के भाव पर आपकी रसोई में सब्जी पहुंचाऊंगा। होटल वाले मान गए। विक्रम ने मंडी के बड़े आढ़तियों से बात की। मैं आपसे रोज 5 क्विंटल माल उठाऊंगा, मुझे थोक से भी कम दाम चाहिए। आढ़तियों को बल्क बायर मिल गया। उसने उन लड़कों की टीम बढ़ाई। अब उसके पास 10 लड़के थे। हर लड़के को एक इलाका दिया गया। विक्रम अब बोरी नहीं उठाता था, वो अब सोन पर धंधा चलाता था। वो मैनेजमेंट कर रहा था। हर गुजरते दिन के साथ विक्रम का खजाना भरने लगा। 7वें दिन उसने मकान मालिक का पूरा पैसा ब्याज समेत मुंह पर मारा और अपनी अंगूठी वापस ले ली। 20वें दिन उसने अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी खरीदी और घर में एक छोटा सा ऑफिस बना लिया। 40वें दिन उसने एक पुराना लोडिंग टेम्पो खरीद लिया। अब वो साइकिल पर निर्भर नहीं था। बाजार में अब लोग उसे विक्रम भाई कहकर बुलाने लगे थे। वही लोग जो कल तक उस पर हंसते थे अब उससे सलाह मांगने आते थे। लेकिन जैसे जैसे 60वां दिन नजदीक आ रहा था, विक्रम को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके पास अब बैंक में 2 लाख रुपए से ज्यादा थे। उसका लक्ष्य 5 लाख का था। लेकिन जिस रफ्तार से उसका काम बढ़ रहा था, वो जानता था कि वो वहां पहुंच जाएगा। वो अमीर बन रहा था। उसकी गरीबी का डर खत्म हो चुका था। लेकिन उसके अंदर का खालीपन अभी भी भरा नहीं था। 59वें दिन की शाम विक्रम अपने छोटे से ऑफिस में बैठा हिसाब कर रहा था। तभी बत्ती गुल हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसे खिड़की के बाहर से वही आवाज सुनाई दी, केओ केओ। विक्रम का पेन हाथ से छूट गया। 2 महीने पहले इसी आवाज ने उसे मरने से रोका था। आज ये आवाज उसे फिर बुला रही थी। क्या अब भी कुछ बाकी था? उसने तो सब कर लिया। मेहनत, दिमाग, त्याग, रिस्क, सब कुछ। फिर मोर क्यों आया है? विक्रम बाहर लपका। गली में स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वो मोर उड़कर उसी दिशा में जा रहा है, जंगल की तरफ। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये कहानी पैसों पर खत्म नहीं होने वाली। पैसा तो शायद सिर्फ एक जरिया था, असली राज तो अभी खुलना बाकी था। वो बिना किसी को बताए अपनी बाइक स्टार्ट करके उस जंगल की तरफ चल पड़ा। शहर पीछे छूट गया। पक्की सड़क कच्ची पगडंडी में बदल गई। जंगल का घना अंधेरा उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। विक्रम बाइक वहीं छोड़कर पैदल अंदर गया। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज किसी धमाके जैसी लग रही थी। वो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन आज का नजारा उस पहली रात से बिल्कुल अलग था। वहां कोई मोर नहीं था। चांद की रोशनी में वहां पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी थी। ये कोई जानवर नहीं था, ये एक इंसान था। एक साधु जैसा दिखने वाला बुजुर्ग, जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखें बंद थी। उसके चारों तरफ मोर पंख बिखरे पड़े थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बुजुर्ग के कंधे पर वही दिव्य मोर बैठा था जो विक्रम को शहर में दिखता था। विक्रम के पैर जम गए। क्या ये सब एक नाटक था? क्या वो मोर इस साधु का पालतू था, या ये साधु ही वो मोर था? विक्रम ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है आप और आप मुझसे क्या चाहते हैं? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में इतनी चमक थी कि विक्रम को अपनी नजरें झुकानी पड़ी। बुजुर्ग के होंठ नहीं हिले, लेकिन आवाज सीधे विक्रम के दिमाग में गूंजी, ठीक वैसे ही जैसे मोर की आवाज गूंजती थी। मैं तेरा कल हूं विक्रम, और मैं तेरा आज अभी हूं। तूने पैसा कमा लिया, तूने दुनिया जीत ली, लेकिन क्या तूने वो 8वां काम किया जिसके बिना ये सारी दौलत मिट्टी हो जाएगी? विक्रम हक्का बक्का रह गया। 8वां काम? उसे लगा था कि रास्ता खुद बनाना ही 8वां काम था। उसने तो बना लिया रास्ता, उसने तो पैसे कमा लिए। अब क्या बचा था? बुजुर्ग मुस्कुराए, एक रहस्यमयी मुस्कान।
तूने सिर्फ 7 सीढ़ियां चढ़ी है बेटा, 8वीं सीढ़ी ही तुझे अमीर से अमर बनाएगी। क्या तू जानता है कि जिस दौलत को तूने इतनी मेहनत से कमाया है उसे तू अगले 2 महीने में फिर से खो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे तूने वो 9,500 रुपए खो दिए थे। विक्रम का पसीना छूट गया। नहीं, मैं दोबारा गरीब नहीं होना चाहता। मुझे बताइए, क्या है वो 8वां काम? क्या है वो आखिरी राज? साधु ने मोर की तरफ देखा। मोर ने अपने पंख फैलाए और एक जोरदार आवाज निकाली। पूरा जंगल गूंज उठा। तो सुन विक्रम, साधु ने कहा, अब जो तू देखने और सुनने वाला है वो तेरी जिंदगी का सबसे कड़वा और सबसे मीठा सच होगा। ये राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तेरी तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया है। अचानक हवा तेज हो गई। बरगद के पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी हथेली में एक दीपक जल उठा, लेकिन उसमें तेल नहीं था, वो पानी से जल रहा था। ये 8वां काम अगर तूने आज रात नहीं समझा, साधु की आवाज अब गंभीर और भारी हो गई थी, तो कल सुबह तेरा बैंक बैलेंस तो भरा होगा, लेकिन तू अंदर से कंगाल ही रहेगा। और याद रख, कुदरत खाली बर्तन को या तो भर देती है या फोड़ देती है। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया। वो उस आखिरी ज्ञान को पाने के लिए तैयार था। उसे महसूस हो रहा था कि अब जो खुलासा होने वाला है वो सिर्फ उसके 2 महीने नहीं, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत लिखने वाला है। बताइए महाराज। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। तभी उस मोर ने इंसान की बोली में साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलना शुरू किया। विक्रम, अमीर बनने का यह सफर यहां खत्म नहीं होता। ये तो बस एक झांकी थी। उस घने जंगल में जलते हुए पानी के दिए की रोशनी में विक्रम का चेहरा चमक रहा था। मोर ने अपनी इंसानी बोली बंद कर दी थी और अब वो साधु की कंधे पर शांत बैठा था। साधु ने अपनी गहरी और भेदने वाली नजरों से विक्रम को देखा और कहा, विक्रम, 8वां काम कोई बाहरी कृत्य नहीं है, ये एक अंदरूनी फैसला है। इसे विसर्जन कहते हैं। विक्रम उलझन में था। विसर्जन? क्या मुझे अपना पैसा बहा देना होगा? साधु हंसा और उसकी हंसी से जंगल के पत्ते थरथरा गए। नहीं मूर्ख, पैसा बहाना नहीं है, पैसे के मोह को बहाना है। तूने देखा कि जब तूने 9,500 रुपए डर के मारे छुपा कर रखे थे तो वो चोरी हो गए। क्यों? क्योंकि तूने उस धन को रोक दिया था। धन पानी की तरह होता है विक्रम, अगर बहता रहे तो नदी बनता है, और अगर एक जगह रुक जाए तो सड़कर कीचड़ बन जाता है। तू अमीर तो बन गया है, लेकिन अगर अमीर बने रहना चाहता है तो तुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज में वापस प्रवाहित करना होगा। साधु ने आगे समझाया, 8वां नियम है कृतज्ञता और दान। तूने जो भी कमाया वो इस समाज से कमाया। अगर तू सिर्फ लेता रहेगा और देगा नहीं तो कुदरत का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो तुझसे सब कुछ वापस छीन लेगी, जैसे उसने उस रात बारिश और चोरी के रूप में छीना था। आज कसम खा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% तू उन लोगों पर खर्च करेगा जो तुझे वापस कुछ नहीं दे सकते। ये कोई दान नहीं है, ये उस ब्रह्मांड का किराया है जिस जमीन पर तू अपना धंधा कर रहा है। विक्रम को झटका लगा। उसे समझ आया कि उसकी पिछली हार का कारण उसका डर और कंजूसी थी। वो पैसों को पकड़कर बैठा था, इसलिए वो फिसल गए। मैं कसम खाता हूं महाराज, विक्रम ने झुककर कहा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा। साधु ने मोर के पंखों पर हाथ फेरा और कहा, अब तेरा सफर पूरा हुआ। ये मोर कोई जादू नहीं है, ये तेरी ही अंतरात्मा की आवाज थी जिसे तूने वर्षों से दबा रखा था। जब तू मरने आया था तो तेरे भीतर के ईश्वरीय अंश ने तुझे रोका। मैं कोई और नहीं, मैं तेरा ही भविष्य हूं, जो तुझे ये बताने आया था कि तू क्या बन सकता है। इतना कहते ही तेज हवा चली, दिया बुझ गया, और जब विक्रम ने दोबारा आंखें खोली तो वहां न कोई साधु था, न कोई मोर
और न ही कोई दिया। वहां सिर्फ वो पुराना बरगद का पेड़ था और सन्नाटा। लेकिन विक्रम अब डरा हुआ नहीं था। उसे पता था कि वो शक्ति उसके बाहर नहीं, उसके भीतर थी। उसने जमीन की मिट्टी माथे पर लगाई, अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर की ओर चल पड़ा। जब विक्रम शहर लौटा तो वो बदल चुका था। 60वें दिन की शाम तक विक्रम ने अपने बैंक खाते में 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन उसने जश्न नहीं मनाया। वो सबसे पहले उस किसान के पास गया जिसके टमाटर उसने बेचे थे और उसे मिठाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए। वो उन अनाथ बच्चों के आश्रम गया और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वहां दान कर आया। उसने उन 10 लड़कों को जो उसके लिए काम करते थे अब अपना पार्टनर बना लिया था। उसने उन्हें सिर्फ दिहाड़ी नहीं दी बल्कि मुनाफे में हिस्सेदारी दी। विक्रम ने समझा कि अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि अमीर वह है जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग खुश हैं। चंदनपुर के बाजार में अब विक्रम की एक पक्की दुकान थी जिसका नाम उसने रखा था मयूर फ्रेश। वो दुकान सिर्फ सब्जियां नहीं बेचती थी, वो भरोसा बेचती थी। विक्रम ने अपनी गरीबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, आज वही लोग उससे पूछते थे, भाई तरक्की का राज क्या है? और विक्रम बस मुस्कुरा देता था और अपनी जेब में रखी उस पुरानी चांदी की अंगूठी और मोर पंख को छू लेता था। उसे पता था कि राज 2 महीने में अमीर बनने का नहीं था, राज था आज से ही अपनी आदतों को बदलने का। उसने साबित कर दिया था कि वक्त खराब नहीं होता, बस हमारी घड़ी में सेल खत्म हो जाते हैं जिन्हें मेहनत और सही सोच से दोबारा चार्ज किया जा सकता है। विक्रम छत पर खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे 2 महीने पहले देख रहा था। लेकिन तब वो मरने की सोच रहा था और आज वो ये सोच रहा था कि कल अपनी नई ब्रांच कैसे खोलेगा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। कहीं दूर से एक मोर की आवाज आई, केओ, जैसे कुदरत ने उसकी जीत पर मुहर लगा दी हो। कहानी का सार, दी 8 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, विक्रम की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रास्ता है। मोर ने विक्रम को जो 8 काम बताए जिन्होंने उसकी तकदीर बदल दी, वो संक्षेप में ये हैं। गरीबी के गीत गाना बंद करो। माइंडसेट शिफ्ट। अपनी जुबान से कभी मत कहो कि मैं गरीब हूं या मेरे पास पैसा नहीं है। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। लक्ष्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ गोल, बहुत सारा पैसा ना नहीं बल्कि एक सटीक रकम जैसे 5 लाख और एक सटीक समय जैसे 2 महीने तय करो। कुदरत को स्पष्टता पसंद है। ज्ञान और नेटवर्क, वैल्यू ओवर मनी। शुरुआत में पैसों के पीछे मत भागो। विक्रम ने मुफ्त में काम करके धंधा सीखा। पहले सीखो, फिर पैसे अपने आप आएंगे। बाजार का खालीपन भरो, फिल दी गैप वो करो जो दूसरे नहीं कर रहे। विक्रम ने वहां सब्जी बेची जहां बड़े दुकानदार नहीं देख रहे थे। समस्या ही सबसे बड़ा अवसर है। बेशर्मी को गहना बनाओ। किल द ईगो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। विक्रम ने अपनी ईगो छोड़कर आलू प्याज बेचे, तभी वो मालिक बन पाया। अपनी पहचान जोड़ो, ब्रांडिंग भीड़ का हिस्सा मत बनो। विक्रम ने सब्जियों को साफ करके पैकेट बनाकर और अपना नाम लिखकर बेचा। अलग दिखोगे तो ही बिकोगे। संसाधन का इस्तेमाल, लेवरेज। अकेले काम मत करो, दूसरों के समय और मेहनत का इस्तेमाल करना सीखो। जैसे विक्रम ने लड़कों की टीम बनाई। 100 हाथ 2 हाथ से ज्यादा कमाते हैं। धन का प्रवाह और दान, सर्कुलेशन, गिविंग बैक। पैसे को पकड़कर मत रखो। अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज और जरूरतमंदों को दो। जब तुम देते हो तो कुदरत तुम्हें 10 गुना करके लौटाती है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम और उस रहस्यमयी मोर की कहानी। अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि इन 8 कामों का नतीजा है। अगर विक्रम जैसा टूटा हुआ इंसान 60 दिनों में अपनी जिंदगी बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? आज ही अपनी डायरी उठाएं
अपना लक्ष्य लिखें और पहले काम से शुरुआत करें। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप भी अमीर बनने का संकल्प ले चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, मैं तैयार हूं। अंत में उस परम शक्ति को याद करते हुए जय श्री राम।